हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक छोटे से गांव में मोहन छंगानी नाम का एक आदमी रहता है जो कि स्वभाव से काफी गुस्से वाला था। वो अपने ढाबे में कचौरी बेचता है। ढाबे में बिल्कुल भी साफ सफाई नहीं रखता है, गंदगी हर जगह रहती है। एक आदमी उसके ढाबे में आता है और कचौरी खाकर बोलता है, अरे वाह भाई, कचौरी तो बहुत अच्छी है। हाँ तो खाओ ना, अच्छी है तो क्या अब इसकी पूजा करोगे? बड़ा ही अजीब इंसान है। मैंने इसकी तारीफ की, ये उल्टा मुझे ही सुना रहा है। मुझे सुनाई दे रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो। नहीं खानी है तो बाहर जाने का रास्ता दिखाई दे ही रहा होगा ना, चले जाओ। इसी तरह छंगानी हर किसी से बात करता है। गांव में एक अंश नाम का युवक आता है और वो गांव में टहलते हुए छंगानी को ग्राहक से बात करते हुए देखता है। मेरा ढाबा मेरी मर्जी, मैं तो अपने ढाबे को ऐसे ही रखूंगा। कचौरी खाने आए हो ना, कचौरी खाओ। हाँ तो मुझे क्या, मेरे लिए आलू कचौरी खाने को दे दो और मूंग दाल कचौरी पैक कर दो। अंश को छंगानी बहुत ही अजीब लगता है और वो अपनी नानी प्रभा के पास जाकर बोलता है, नानी, वो आदमी कौन है जो इतना बदतमीज है? किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं कर सकता है क्या? मैंने भी देखा, ग्राहक आया था उसके ढाबे पर और वो ग्राहक से ऐसे बात कर रहा था जैसे ग्राहक को वो कचौरी खिलाकर उस पर एहसान कर रहा हो। ऐसी बात नहीं है, वो मोहन छंगानी शुरू से ऐसा नहीं था। शुरू से ही नहीं था मतलब? पहले क्या वो सबसे अच्छे से बात करता था? हाँ, कुछ सालों पहले मोहन छंगानी के घर में सिलेंडर फट गया था और उस हादसे में उसका पूरा परिवार जल के मर गया। मोहन अपने ढाबे पर था, इसीलिए अब वो अकेला बच गया। बस तब से ही ये ऐसा है, हर किसी से ऐसे ही बात करता है। बेचारे ने बहुत दर्द सहा है। एक हादसे में पूरा परिवार चला गया था। अब इंसान ऐसा नहीं होगा तो कैसा होगा? इसका मतलब इनके गुस्से के पीछे इनका दर्द है। हाँ, कभी अगर तुझे गुस्से में कुछ बोल दे तो तू उनकी बातों का बुरा मत मानियो। अंश सब समझ जाता है कि आखिर क्यों छंगानी ऐसा है। अंश अब हर रोज छंगानी के ढाबे पर जाता है और कचौरी खाता है। वैसे कुछ भी कहो, आपके हाथों में तो बहुत स्वाद है। कचौरी बहुत ही अच्छी बनाते हो आप। वैसे यहाँ हर प्रकार की कचौरी मिलती है ना? मटर कचौरी, दाल कचौरी, आलू कचौरी, मूठ कचौरी। अरे आपको जो खाना था खा लिया है, फिर बाकी कचौरी के बारे में क्यों जानना चाह रहे हो? हैं? खाओ और चलते बनो यहाँ से। कुछ दिनों बाद गांव में दूसरा कचौरी वाला आता है जिसका नाम हप्पू होता है। वो भी अपना कचौरियों का ढाबा खोलता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं आ रहा था। सब छंगानी के पास ही जा रहे थे। अरे जब तक ये छगरानी कचौरी वाला यहाँ रहेगा तब तक तो कोई भी मेरे ढाबे पर नहीं आएगा। और ये तो दस्तूर है ना, अपना काम जमाने के लिए दूसरे का काम खराब करना ही पड़ता है। अगर मुझे यहाँ अपना काम जमाना है तो इस छगरानी को बर्बाद करके यहाँ से भगाना पड़ेगा। तभी इस गांव में हर जगह हप्पू कचौरी वाले का नाम ही हो जाएगा और गूंजेगा। कोई बात नहीं, आज रात ही इस छगनानी को अच्छे से छान दूंगा। हप्पू छंगानी को बर्बाद करने के लिए रात में सबके सोने के बाद पीछे की खिड़की से छंगानी के ढाबे में घुसता है और वहाँ रखा नमक का डब्बा उठाता है। ये गया असली नमक मेरे वाले पाउडर के साथ। अब जो भी इस छगनानी की कचौरी को खाएगा वो कुछ भी खाने लायक नहीं बचेगा और गांव के लोग ही ऐसे यहाँ से मार मार कर भगा देंगे। और जब छगनानी ही नहीं रहेगा तो मेरी कचौरी तो मशहूर होने से कौन रोक पाएगा? हप्पू नमक को बदलकर हानिकारक पाउडर रख देता है। अगली सुबह छंगानी वापस अपने ढाबे पर बैठता है। तब छंगानी के ढाबे पर सबसे पहले अंश आता है। अरे छंगानी काका, जरा मेरे लिए मटर कचौरी लगा दो। मेरी नानी बता रही थी कि आपके ढाबे की सबसे प्रसिद्ध मटर कचौरी ही है, तो मैंने सोचा आज वही खा लिया जाए। छंगानी अंश को मटर कचौरी बनाकर देता है। जैसे ही अंश कचौरी खाने जाता है कि तभी अंश के हाथ से कचौरी गिर जाती है और गिरी हुई कचौरी कुत्ता खाता है। थोड़ी देर में कुत्ता मर जाता है। ये देखकर अंश और छंगानी दोनों हैरान हो जाते हैं। ये क्या, कचौरी खाने से कुत्ता मर गया? जरूर कचौरी में कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता ये क्या हुआ।
दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अंश की नजर नमक पर जाती है। ये नमक कुछ अलग सा लग रहा है, ये नमक ही है ना? पता नहीं, मुझे भी अलग ही तो लगा था, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अरे ये नमक नहीं बल्कि एक जानलेवा पाउडर है। इसका जिस चीज में इस्तेमाल किया जाता है वो भी जानलेवा हो जाती है। मतलब कल रात को आया था जिसने नमक बदला है, क्योंकि जब मैंने सुबह आया तो खिड़की खुली हुई थी और मुझे अच्छे से याद है कि मैं रात को खिड़की बंद करके गया था। कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए। आप एक काम कीजिए, वापस से असली नमक के साथ कचौरी बनाइए। जिसने भी मिलावट की है वो देखेगा कि यहाँ कुछ भी नहीं हुआ तो वो वापस से यहाँ आएगा कुछ न कुछ करने, और तभी हम उस इंसान को रंगे हाथ पकड़ सकते हैं। छंगानी अंश की बात सुनता है और दोबारा सारी कचौरियां बनाता है। वहाँ लोगों को कचौरी खाने से कुछ नहीं होता है। जब ये हप्पू देखता है तो वो कुछ समझ नहीं पाता। ये क्या, मैंने कल रात अपने हाथों से ही नमक बदला था, अभी तक किसी को कुछ हुआ क्यों नहीं? हप्पू उसी रात वापस से ढाबे में जाता है और नमक को दोबारा बदलने लगता है, लेकिन उसी समय वहाँ पर छंगानी और अंश आ जाते हैं। इसका मतलब तुम ही थे जिसने कल रात नमक बदलकर वहाँ जानलेवा पाउडर रखा था। तुम्हें क्या लगा था कि तुम कुछ भी करोगे और बच जाओगे? तुम्हारे सच हमारे सामने आ चुका है और अब तुम अपनी असली जगह पर जाओगे। छगनानी काका, आप इसे पकड़ कर रखिए, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। अंश तुरंत पुलिस को बुलाता है और हप्पू को पुलिस के हवाले कर देता है। छंगानी अंश से बोलता है, बेटा, आज तुम्हारी वजह से ये पकड़ा गया। अगर तुम नहीं होते तो शायद अब तक मुझ पर झूठा इल्जाम लग चुका होता और मैं पुलिस के पास होता। आपको मेरा धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है तो अपना स्वभाव बदलने की, अपनी जगह बदलने की। मुझे पता है कि आपको आज तक उस हादसे का दुख है, लेकिन अब आपको खुश रहना पड़ेगा, क्योंकि दुख में हमेशा दुख ही दिखेगा। जिंदगी एक ही बार मिलती है काका, खुश रहकर बितानी चाहिए। लोगों से अच्छे से बात करोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। हाँ, तुम ठीक बोल रहे हो। तुम मेरे बेटे की तरह ही हो। मेरे बेटे की छवि दिखती है मुझे तुम में। मैं कोशिश करूंगा। इसी के साथ छंगानी अब अपने ढाबे में साफ सफाई करता है, ढाबा साफ रखता है। अब अंश भी हर 6 महीने में नानी के घर आता है और छंगानी से मिलकर बातें करके जाता है। अंत में छंगानी का स्वभाव सबके साथ अच्छा हो ही जाता है। राधिका अपने पति अतुल और सास भैरवी और ससुर उदय के साथ रहती है। अतुल और उदय गांव की एक मिल में काम करते हैं। राधिका बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है, जिसे खाकर हर कोई उसकी तारीफों के पुल बांधता है। ये लीजिए अतुल जी, बाऊजी, आप दोनों का टिफिन। आज मैंने फूल गोभी की सब्जी, घी वाली रोटियां और कटहल का अचार, घर में बनाया हुआ शिरखंड और सलाद दिया है। अच्छे से खाना। आप दोनों का भी दिन शुभ और मंगलमय रहे। धन्यवाद राधिका। राधिका बहू, इस टिफिन में से खाने की गर्मा गर्म महक को सूंघकर मेरा मन कर रहा है कि अभी सारा खाना खा जाऊं। सच में तुम्हारे हाथ के खाने का कोई जवाब नहीं, क्यों भैरवी? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो इससे भी अच्छा खाना बनाती हूँ। वो तो बात अलग है कि मैं काम नहीं करती, लेकिन एक बार अगर मैं रसोई के मैदान में उतर जाऊं तो अच्छे अच्छों की छट्टी कर दूंगी। हाँ नहीं तो। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर उतर जाओ एक दिन, हम भी तो देखें तुम्हारे हाथ के बने खाने का स्वाद। भैरवी अपनी बहू को उतना प्यार और इज्जत नहीं देती जितना कि अतुल और उदय देते हैं। माँ जी, मैं जरा बाजार होकर आती हूँ, थोड़ा सामान खत्म हो गया है ना, वो भी ले आती हूँ, और साथ ही पानी के बताशे भी खाऊंगी। बड़ा मन हो रहा है आज मेरा पानी के बताशे खाने का। ओ महारानी, कोई जरूरत नहीं है बाहर जाने की। अरे तू बाहर जाती है तो कुछ ना कुछ फालतू का खर्चा करके आती है। तू अपनी हद में रह, समझी ना। बहुएं घूंघट में छुप कर रहती हैं, वो घर के बाहर निकल कर यूं सैर सपाटा नहीं करती। बहू है तू, बहू बनकर रह, ज्यादा तितली की तरह उछल मत, वरना तेरे पंख काटने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ठीक है माँ जी। भैरवी राधिका को हर काम में रोक टोक करती है और उससे बस नौकरानियों की तरह काम करवाती रहती है और बस अपने जूते तले दबा कर रखती है।
एक दिन अचानक से मिल में आग लग जाती है और जैसे तैसे अतुल और उदय के साथ कुछ कर्मचारी अपनी जान बचाकर भागते हैं, लेकिन कुछ कर्मचारी वहीं मर जाते हैं। मिल को बहुत नुकसान होने के कारण मिल बंद हो जाती है, जिसके बाद अतुल और उदय काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। न जाने अब हमें नई नौकरी कैसे मिलेगी, घर के खर्चे और बाकी के जरूरी खर्चे हम कैसे चलाएंगे। बाबूजी, मैंने अपने दोस्त नवदीप से बात की है। उसने कहा है कि वो अपने मिल के मालिक से बात करेगा और हमें बताएगा अगर कोई काम होगा तो। ठीक है बेटा। अतुल बेटा, उदय जी, आप दोनों चिंता मत कीजिए। मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगी और सारे व्रत रखूंगी। आप दोनों को जल्द से जल्द अच्छी नौकरी मिलेगी। आज बड़ा पछतावा हो रहा है, काश मैंने अपनी दुकान नहीं बेची होती, वरना आज मैं अपनी दुकान के सहारे तो अपने परिवार को संभाल पाता। बाबूजी, अब आप ये सब सोचकर अपने आप को और दुखी मत कीजिए। हाँ बाबूजी, पुरानी बातों को सोचकर कुछ नहीं मिलने वाला। आप भगवान पर भरोसा रखिए, कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। राधिका को अब अपने परिवार की चिंता सताने लगती है और उसके दिमाग में एक सुझाव आता है। क्यों ना मैं टिफ़िन सर्विस शुरू कर दूं? पड़ोस की आशा भी वही करती है और उसके ज़रिए वो अच्छे खासे पैसे भी कमा लेती है, और तो और उन पैसों को जोड़कर मैं अपना एक छोटा सा कैंटीन भी खोल सकूंगी। राधिका अपने टिफ़िन सर्विस खोलने के बारे में घर वालों को बताती है और वो टिफ़िन सर्विस शुरू कर देती है और इस प्रकार घर के खर्च को वो संभालने लगती है। ये लीजिए बाबूजी, अतुल, ये किराए के पैसे और ये राशन के पैसे। धन्यवाद बहू, तुम्हारे कारण इस महीने का खर्चा निकल गया। हाँ राधिका, वरना हमें किसी और से पैसों की मदद मांगनी पड़ती। अरे, हम ये कह रहे थे कि आप दोनों जल्दी से काम ढूंढ लो। ये घर की बहू का यूं पैसे कमाना शोभा नहीं देता। राधिका धीरे धीरे पैसे जोड़कर अपने एक छोटे से कैंटीन को खोलती है, जहाँ पर ढेर सारे लोग आकर खाना खाने लगते हैं और उन्हें राधिका के हाथ का बना खाना बेहद पसंद आता है। अरे वाह वाह, दाल मखनी, क्या बात है। आहा, क्या दाल मखनी है, और ये प्याज के पराठे, आय हाय हाय हाय, मजा ही आ गया। अरे हाँ, सच में राधिका बहन, तुम्हारे हाथ का खाना तो बहुत ही अच्छा है। हाँ, कैंटीन का खाना गांव के सारे कैंटीन से बहुत अच्छा है। अब तो मैं यहाँ अक्सर आऊँगी ताकि मैं आपके स्वादिष्ट खाने का आनंद उठा सकूं। आते रहिएगा, धन्यवाद। राधिका की तरक्की को देखकर भैरवी को उससे काफी जलन होने लगती है। नहीं नहीं, राधिका इतना कमाने लगी है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये मेरी बहू नहीं, मेरी सास बन जाएगी। नहीं नहीं, घर की बहू कभी घर की मुखिया नहीं बन सकती। मुझे इसकी कैंटीन को बंद करवाना ही होगा, चाहे उसके लिए मुझे कितने भी पापड़ क्यों ना बेलने पड़े। भैरवी को पता चलता है कि राधिका को एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया है। उस दिन वो राधिका को ढेर सारा काम दे देती है। माँ जी, क्या मैं आपके कमरे की सफाई कल कर दूं? वो आज मुझे एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। अगर मैंने उस ऑर्डर को पूरा नहीं किया तो मेरी कैंटीन का नाम भी खराब हो सकता है। वो ग्राहक जिन्होंने ऑर्डर दिया है वो गांव के बहुत नामचीन और अमीर आदमी हैं। अरे, तेरा ऑर्डर गया तेल लेने, मैं कुछ नहीं जानती। जाकर मेरे और उदय जी के कमरे की सफाई कर, और हाँ, उसके बाद थोड़ा सा हलवा भी बनाती जाना। आज मुझे देसी घी का हलवा खाने का बड़ा मन कर रहा है। लेकिन माँ जी। ये लेकिन वेकिन कहीं और जाकर, ये कहीं और जाकर कर। मेरे आदेशों का पालन तो तुझे करना ही होगा। मैं तेरी सास हूँ, समझी तू? ठीक है माँ जी, जैसा आप कहो। राधिका अब अपने घर के कामों में लग जाती है और भैरवी राधिका को ढेर सारे काम दे देती है, जिससे राधिका को बहुत देर हो जाती है और उसके हाथ से वो ऑर्डर चला जाता है, जिससे उसकी कैंटीन पर बड़ा असर पड़ता है। फिर एक दिन, पहली चाल तो कामयाब रही, अब दूसरी चाल चलने की बारी। इस बार मैं इसके कैंटीन का सामान ही चुराऊंगी। खाने की सामग्री से लेकर टेबल कुर्सी हर एक चीज चुराऊंगी और गायब कर दूंगी। अब इस सब के बाद कैसे चलाएगी राधिका अपना कैंटीन? उसे तब तो ना चाहते हुए भी अपना कैंटीन बंद करना ही पड़ेगा। अतुल और उदय को एक नई नौकरी मिल तो जाती है, लेकिन अचानक से उदय की तबीयत खराब हो जाती है। इसीलिए अतुल ही उस नई नौकरी को ज्वाइन करता है और उदय घर पर आराम करने लगता है।
एक रात भैरवी चुपके से जाकर राधिका की कैंटीन में से सारा सामान चुराती है और गायब कर देती है, जिसके बाद राधिका अगली सुबह सब कुछ गायब देखती है और परेशान हो जाती है। हे भगवान, सारा सामान कहाँ गायब हो गया? अब मैं क्या करूँगी? 1 घंटे में कैंटीन शुरू होने का टाइम हो जाएगा। ग्राहक क्या खाएंगे, कहाँ बैठेंगे? अब मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। राधिका को ना चाहते हुए भी अपने जमाए हुए पैसों को खर्च करके नया सामान और नए टेबल कुर्सी लानी पड़ती हैं। ऐसी एक के बाद एक भैरवी चाल चलती रहती है और राधिका के काम में मुश्किलें लाती रहती है, लेकिन राधिका उन सभी मुश्किलों को मात देती रहती है। उदय की तबीयत अब गुजरते दिनों के साथ कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगती है, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया जाता है और उसे सीने में इन्फेक्शन के कारण ऑपरेशन करने को कहा जाता है। तभी राधिका अपनी तरफ से जमाए हुए 1.5 लाख रुपए देकर उदय की जान बचा लेती है। मुझे माफ कर दो बहू, मैंने हमेशा तुझे दबाव में रखा, तेरे साथ बुरी तरह पेश आई, तेरी कैंटीन को बंद करने के लिए इतनी चालें चली, लेकिन आज तेरे कारण मेरा सुहाग, मेरा पति सही सलामत है। उसी कैंटीन के पैसों के कारण, जिस कैंटीन को बंद कराने के लिए मैंने इतनी चालें चली। माँ जी, आपने जो भी किया बहुत ज़्यादा गलत किया है, लेकिन मैं जानती हूँ आज आपको सच में अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है और आपको माफ़ करने वाली मैं कौन होती हूँ? आप मेरी माँ हो। बस यही कहना चाहूँगी कि मुझे भी अपनी बेटी की तरह प्यार कीजिए। हाँ राधिका बेटी। उस दिन के बाद से भैरवी सुधर जाती है और राधिका से वाकई में प्यार करने लगती है और राधिका अपने परिवार के साथ के कारण जीवन में खूब आगे जाने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।